एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 27 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। और ये कोट है अब्राहम लिंकन का, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर हम चाहते हैं अपने फ्यूचर को अच्छा करना तो उसको क्रिएट करो। मतलब कि अभी से प्रेजेंट में जो है उसके लिए इतनी मेहनत करो कि आगे जा कर के जो भी आपका ड्रीम है वो फुलफ़िल हो पाए, उसमें आप खुद को देख पाओ। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो कि हमारे मोक्ष सीरीज़ से जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, मॉक टेस्ट 2 हुआ था, उसमें क्वेश्चंस आए। ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली हमारे देखे गए थे, कुछ क्वेश्चंस हमारे एक्सप्लेनेशन से भी देखे गए थे। तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो मैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ, आप देखिएगा। जैसे ये कच्चा दीपक वाला जो था वो डायरेक्ट हमारे जो है मुख सीरीज़ से आया था। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 94 क्वेश्चन था। ये था माता मेरी पेरा और पचरा, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने का मिला होगा, जिसने भी फॉलो की होगी मोक्ष सीरीज़ उसे आराम से क्वेश्चन ये कर लिए होंगे। 93 क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो था हमारा निर्णय समर्थन प्रणाली DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वाला जो था, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था 92 नंबर पे, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट हमारे उससे आया था सीरीज़ से क्वेश्चन, और इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये लियो वाराटकर वाला जो क्वेश्चन था वो भी हमारा आया हुआ था सीरीज़ में। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो आप देख सकते हैं PDF में भी। तो अगर आप रोज़ इसको फॉलो करते हैं सीरीज़ को, बहुत कम समय आपका जाता है, 10 to 15 मिनट्स का रहता है हमारा सेशन, और उसमें भी आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो वो भी कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका जो करंट अफेयर्स का जो बर्डन होता है लास्ट में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हम स्टैटिक पे भी इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आप 10 to 15 मिनट्स रोज़ निकालते हैं तो भी आपका करंट अफेयर्स का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। चलिए अब देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन जो मैंने उस दिन आपको दिया था। आंसर देख लेते हैं। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी किसके द्वारा जारी किया गया है, और इसका आंसर था हमारा वर्ल्ड बैंक। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मार्खौर दिवस के रूप में घोषित किया है। रिसेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA हैज़ प्रोक्लेम्ड विच डे एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्खौर। एंड द ऑप्शन ए है हमारा 23 में, B है 24 में, C है 25 में, और D है 26 में। एंड द करेक्ट आंसर इज हमारा 24 में। तो ये हमारा जो है मार्खौर UNGA प्रोक्लेम्ड May 24 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्खौर। तो कोई ऐसा नया डे होता है किसी स्पीशीज़ से रिलेटेड तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपसे डॉल्फिन डे का भी पूछा था, लोगों ने आंसर दिया था 5 अक्टूबर रहता है उसका। उसी तरीके से ये मार्खौर का डे मनाया जाएगा अब जो है 24 में। तो ये आने की प्रोबेबिलिटी है। पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मार्खौर दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन का उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक प्रतिष्ठित और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति मार्खौर के संरक्षण के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है। रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। ठीक है, ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, B है सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, C है राजीव गांधी, और D है हमारा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एंड द करेक्ट आंसर इज तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जिसने भारतीय उद्योग परिसंघ से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो कोई भी चीज़ फर्स्ट होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, और इस तरीके का जो है हवाई अड्डे से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आई थिंक कौन सा एक 2020 में ऐसी तरीके से कोचीन हवाई अड्डा आई थिंक कोई जो है पूछा गया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या था वो, लेकिन इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, जो भी फर्स्ट होता है तो वो याद रखिएगा। हवाई अड्डे ने लैंडफिल से 99.50 कचरे को हटा दिया है, जिसमें 100% प्लास्टिक और नगर पालिका का ठोस कचरा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है। व्हाट इज़ अ प्लैनेटरी अलाइनमेंट रिसेंटली सी इन न्यूज़। ये हमारा ऑप्शन ए है
इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशनिंग ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। बी है अ रेयर celestial event involving black hole. it is used to describe about distance between earth and moon। और डी है हमारा none of the above। तो हमारा ऑप्शन ए है ये जो प्लानिटरी अलाइनमेंट है ये सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। तो याद रखिएगा जो अलाइनमेंट ये क्या है, ये ग्रहों की स्थिति का वर्णन करता है। अ रेयर इवेंट ऑफ अलाइनमेंट विल बी विजिबल टू द नेक्ड आई इन द डार्क स्काई बिफोर सनराइज इन नदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये है ऐसा। देखते हैं अगले महीने 3 जून को 6 ग्रह बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आकाश में एक सीध में होंगे। यह संरेखण परिप्रेक्ष्य का एक ऑप्टिकल भ्रम है जो पृथ्वी से दिखाई देगा। मंगल और शनि नंगी आंखों से मतलब नेक्ड आई से आप दिखाई देंगे, हालांकि धुंधले रूप में हमें पता चलेगा, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को दूरबीन की आवश्यकता होगी। तो मंगल हमारा जो है और शनि जो सैटर्न है हमारा वो हमें दिखाई देगा जो है ऐसे ही नंगी आंखों से दे सकता है। उसके लिए किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। सूर्य से उनकी निकटता के कारण बुध और बृहस्पति को देखना मुश्किल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व प्रिकैम्पसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व एज दी प्रिकैम्पसिया डे एनुअली? ऑप्शन ए है 22 मई, बी है 23 मई, सी है 24 मई, डी है 25 मई। तो इसका आंसर है हमारा 22 मई। वर्ल्ड प्रिकैम्पसिया डे, an annual event to spread awareness about the serious pregnancy condition called preeclampsia and promotes prevention and treatment। तो कब मनाया जाता है? मई 22 को। 22 मई को विश्व प्रिकैम्पसिया दिवस जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली गर्भावस्था की जटिलताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। गर्भावस्था के 20वें सप्ताह या प्रसव होने के बाद होने वाली प्रिकैम्पसिया में खतरनाक रूप से जो ब्लड प्रेशर है और अंग संबंधी जो है हाई ब्लड प्रेशर और अंग संबंधी समस्याएं शामिल हैं। ये प्लेसेंटल स्वास्थ्य समस्याओं से उत्पन्न होता है। लक्षणों में क्या क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर होता है, यूरिन में प्रोटीन होता है, स्वेलिंग होती है, माँ और जो भ्रूण होता है दोनों के लिए जोखिम पैदा करता है, जिससे संभवतः समय से पहले जन्म हो सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। उपचार में प्रसव शामिल है, जिसके बाद भी लक्षण बने रहते हैं। तो ये याद रखिएगा 22 मई से रिलेटेड और क्या क्या इससे रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन वो याद रखिएगा, इससे स्टेटमेंट बन सकते हैं। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? ऑप्शन ए है रूस, बी है फ्रांस, सी है जापान और डी है चीन। ये हमारा फ्रांस का है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रांस की है। फ्रांस ने हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ASMPA सुपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ रक्षा में एक मील का पत्थर हासिल किया है। और ये एक भूमि हमला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो फ्रांस के परमाणु प्रतिरोध के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये याद रखिएगा किसकी मिसाइल है? ये फ्रांस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा GSAP स्किल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य वैश्विक सहयोग और साझेदारी को सुविधाजनक बनाना है। निर्णय निर्माताओं, प्रजाति संरक्षण, चिकित्सकों को सभी स्तरों पर विशेषज्ञताओं को जोड़ना है। निम्न में से किस संगठन ने GSAP स्किल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सी है हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और डी है हमारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का ये है हमारा GSAP वाला। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का ही है ये GSAP स्किल करके। नॉलेज फॉर स्पीशीज कंजर्वेशन एक्शन GSAP स्किल प्लेटफॉर्म के विकास को मुख्य रूप से कोरिया गणराज्य के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें 2020 में IUCN और हुआवेई द्वारा शुरू की गई टेक फॉर नेचर पहल से अतिरिक्त संसाधन भी शामिल हैं। तो ये याद रखिएगा। हाल ही में GSAP स्किल्स प्लेटफॉर्म को जैव विविधता पर कन्वेंशन के कार्यान्वयन संबंधी निकाय की चौथी बैठक में ये लॉन्च किया गया था। किसका है? IUCN का है। तो ये याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन UPSC में काफ़ी पूछे जाते हैं और हमारा UPPCS में भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत प्राकृतिक ग्रेफाइट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। ग्रेफाइट भारत द्वारा घोषित 30 महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। इसमें से बताना कौन सा सही है? इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज वन ऑफ द
30 इंपॉर्टेंट मिनरल्स डिक्लेयर्ड बाय इंडिया। तो कौन सा सही है? केवल एक ही हमारा विकल्प सही है। तो इंडिया इंगेजेस श्रीलंका फॉर ग्रेफाइट माइनिंग अपॉर्चुनिटीज। तो इंडिया ने इंगेज किया है श्रीलंका से ग्रेफाइट से रिलेटेड। भारत श्रीलंका के साथ ग्रेफाइट खदानों के अधिग्रहण के लिए चर्चा कर रहा है, जिसका उद्देश्य बैटरी एनोडो विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के लिए महत्वपूर्ण ग्रेफाइट की बढ़ती मांग को पूरा करना है। चीन विश्व में प्राकृतिक ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके के स्टेटमेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्रेफाइट जो है प्राकृतिक नेचुरल ग्रेफाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? वो चाइना है, जो वैश्विक आपूर्ति का 2/3 हिस्सा प्रदान करता है। जबकि जो मोज़ैम्बिक है, मेडागास्कर है, ब्राज़ील महत्वपूर्ण गैर चीनी उत्पादक है। चीन भी ईवी बैटरी एनोड में उपयोग के लिए दुनिया के 90% से अधिक ग्रेफाइट को परिष्कृत करता है और यह भारत के 30 महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। तो ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में करंट और स्टैटिक मिला के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्ड फ्लू केवल घरेलू मुर्गियों को ही प्रभावित करता है तथा इससे मनुष्यों को संक्रमित होने की कभी जानकारी नहीं मिली। बर्ड फ्लू मुख्यतः मनुष्यों को प्रभावित करता है तथा पक्षियों को बहुत कम प्रभावित करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, H5N1 बर्ड फ्लू का सबसे आम उप प्रकार है जो मनुष्यों को संक्रमित करता है। तो हमारा जो है केवल एक ही आंसर सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में बहुत अच्छे से दिखाया भी गया है पूरा कि ये द नेक्स्ट पैंडेमिक बर्ड फ्लू से रिलेटेड है, किसको संक्रमित करता है, ये आप जो है PDF से देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में पहला केस पाया गया है, भारत में रहते हुए H5N1 वायरस से संक्रमित हुआ था। बट ठीक है, हालांकि एवियन इन्फ्लुएंजा शायद ही कभी मनुष्यों को संक्रमित करता है, लेकिन ये गंभीर बीमारी का कारण तो बन सकता है। मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता है बट जो है काफ़ी दिक्कत हो सकती है, फिर भी इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है? कोई भी वायरस, कोई डिजीज़ न्यूज़ में रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। लास्ट ईयर भी UPSC और UPPCS दोनों, रिसेंट जो हमारा 2023 वाला एग्जाम था UPPCS का, उसमें जो है वो मैचिंग पूछी गई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। ये एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से जंगली और घरेलू मुर्गियों से होता है। ठीक है, और शायद हमारे जो मॉक टेस्ट 1 था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। H5N1 स्ट्रेन जिस पहली बार 1996 में पहचाना गया, मनुष्यों में लगभग 60% मृत्यु दर है। इसके लक्षण हल्के फ्लू जैसे लक्षणों से लेकर गंभीर श्वसन समस्याओं और तंत्रिका संबंधी समस्याओं को फेस कर सकते हैं आप। भारत में 2006 में एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ है, जिसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लाखों पक्षियों को भी मार दिया गया था। भारत की रणनीति में संक्रमित पक्षियों को पता लगाना, उन्हें मारना शामिल है। मानव मामलों के लिए एंटीवायरल उपचार भी उपलब्ध है। तो ये याद रखिएगा, ये एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा निराक्षी क्या है? व्हाट इज़ निराक्षी विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन, बी है कोल माइनिंग टेक्नोलॉजी और सी है हमारा DRDO द्वारा विकसित की गई एक राइफल है और डी है नन ऑफ दी अबव। तो आंसर है हमारा एन ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन। तो ये है हमारी निराक्षी जो ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है माइन डिटेक्शन के लिए। भारत में अपनी तरीके का पहला, ठीक है, स्वायत्त जल वाहन निराक्षी लॉन्च किया। तो ये भी पहला है, ऑटोनोमस से हमारा अपना है, अपनी तरीके का भी पहला और भारत का पहला है। इसका उपयोग खदानों का पता लगाने, खदानों को नष्ट करने और पानी के अंदर सर्वेक्षण आदि के लिए किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, निराक्षी न्यूज़ में है वो है क्या? किस देश ने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम रेमल रखा है? विच कंट्री हैज़ नेम द न्यू साइक्लोन रेमल बाय इन द बे ऑफ बंगाल? ऑप्शन ए है ओमान, बी है बांग्लादेश, सी है इंडिया और डी है म्यांमार। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओमान। तो ये रेमल अभी इस समय न्यूज़ में है। ये हमारा जो है साइक्लोन है जिसका नाम हमारा ओमान ने दिया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसमें अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है, रेमल का अर्थ होता है रेत होता है। ओमान ने रखा ही है इसका नाम और ये हमारा कहाँ आ रहा है? बे ऑफ बंगाल में आ रहा है। तो ये याद रखिएगा। जैसे ये हमारा करंट का क्वेश्चन, स्टैटिक में आपसे जो पूछा जा सकता है कि 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, कॉरियोलिस जो है फोर्स होना चाहिए, बल होना चाहिए, तब जो है आते हैं साइक्लोन्स। तो ये आपसे स्टैटिक और करंट मिला करके जो है पूछा जा सकता है।
और तो यही तक था हमारा आज का डिस्कशन। ये टेस्ट क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखौर दिवस के रूप में घोषित किया है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप इसे वीडियो को और भी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी आपको लगता है आपके दोस्त जो है पढ़ते हैं। और कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।